स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखा भी जाएगा और इसको लोग बहुत ही भाव के साथ इसको देखेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि समय के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन आपने उनका कंट्रीब्यूशन भी कम कर दिया, उनके लिए टाइमलाइन भी बढ़ा दी, टाइमलाइन को इंटरेस्ट फ्री भी कर दिया, उनके स्वास्थ्य से लेकर और सामाजिक सुरक्षा के लिए सब प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आपने बना दी। मुझे आज विशेष रूप से इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जब अपना 27 साल पहले राजनीतिक जीवन 1993 में शुरू किया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, तो उस समय मैंने अध्ययन करके देखा कि हमारे भारत में जो एनवायरमेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ इस विषय के ऊपर दुनिया के मुकाबले एक प्रकार से ना के बराबर काम होता है, और शायद भारत एक प्रकार से इस विषय में इन्फेंसी के स्टेज में भी नहीं था। और तब मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में कई जगह पर जाकर इस विषय का अध्ययन किया था और भारत की पहली एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ की क्लिनिक दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में स्थापित की थी। और उसके बाद उस क्लिनिक के माध्यम से देश में पिछले 25 साल में कुछ हजार डॉक्टरों को तो निश्चित रूप से इस विषय के लिए ट्रेंड किया गया है। और ये विषय जितनी गंभीरता के साथ हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है इसने पिछले 6 साल में लिया है, क्योंकि अक्सर कैबिनेट के अंदर जब चर्चा होती है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में सब लोग बात करते हैं, मरीजों की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वो फेस करते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करने के बारे में बात होती है। और खाली यही नहीं, आज अगर कोविड है तो कोविड के लिए कोई जनरल जो सारे देश के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, सारे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, दूसरे साधनों के माध्यम से हो, टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ये हमारे गरीब मजदूर भाई हैं इनकी विशेष किस्म की समस्याएं थी। जब लॉकडाउन हुआ तो ये अपने ही स्थानों के ऊपर ये फंस गए और सब कुछ बंद हुआ तो इनकी नौकरियां चली गई, एक प्रकार से इनके लिए काम करने की सुविधा नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। और फिर थोड़े समय के बाद जब अनलॉक करने की बात थी तो इनको अपने अपने स्थानों पर वापस जाने का इशू था, और अभी वापस जाकर फिर वापस अपने काम पर लौटने का इशू जीवित हुआ है। इन सब विषयों पर भारत सरकार ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, आपके मंत्रालय ने भी उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करके रखना, उनके लिए रहनों की व्यवस्था करके रखना, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस प्रकार से हमने देखा कि कैसे 64 लाख से ज़्यादा मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन्स के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से उनके घरों तक पहुंचाया गया। और आज जब हम नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब सब कुछ ठीक प्रकार से कोविड के लिए जो सेफ बिहेवियर है उसको अपनाते हुए, और जो आज हम नियर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, ये जो एक नए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर आपके मंत्रालय के द्वारा इस विषय पर भी गंभीरता से ध्यान देना कि खाली जनरल गाइडलाइंस जो सुबह से शाम तक चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ बताई जाती हैं वो पर्याप्त नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर विशेष परिस्थिति के अंदर इतने खतरे लेकर, इतनी कठिनाई के साथ, जब कोविड का खतरा हर समय सिर पर मंडराता रहता है,
ऐसे में मजदूर भाइयों के लिए अपना काम करना, वो खाली हमारी अपनी रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते हैं, वो भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। भारत के निर्माण का कोई भी पक्ष हो, उसकी गहराई में जाएंगे तो उसके अंदर हमारे मजदूर भाइयों का ही केवल योगदान हमें चारों तरफ नजर आएगा। इसलिए आज का दिन आप सबके लिए बहुत बधाई का दिन है, क्योंकि आपने उतनी गहराई में जाकर और इस बात का प्रयास किया है कि जो छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं, साइंटिफिक प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के एस्पेक्ट्स हैं, ये तो अब तक हम सबको समझ में आ गया है कि कोविड से जो जंग है इसमें अपनी सुरक्षा करना, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और थोड़े थोड़े सावधानियां बरतने पर भी हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर समाज के सारे लोग मिलकर ये सावधानियां वास्तव में पूरी गंभीरता के साथ अपनाने लगेंगे तो शायद डॉक्टर पॉल भी मुझसे सहमत होंगे कि उसी दिन से वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो कट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कोविड भी जो है वो दूसरे वायरसेस की तरह इतिहास के अंदर एक अपना उसका नाम होगा, कभी कहीं कहीं एंडेमिक हो जाया करेगा, इससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। इसलिए आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इनके लिए आप सब ने मिलकर प्रयास किया है और ख़ासकर जो चीज़ मैं भी चाहता था उसको हाईलाइट किया जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि डॉक्टर वीके पॉल ने उसको बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया कि गाइडलाइन केवल किताब के लिए या वेबसाइट के लिए नहीं होती है। गाइडलाइन जो है वो आंदोलन बननी चाहिए, वो हर आदमी की ज़बान पे होनी चाहिए, वो हर आदमी के व्यवहार में होनी चाहिए और उसको हर आदमी के ज़बान पर लाने के लिए, उसको हर आदमी के व्यवहार में लाने के लिए हम सबको थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए आज का जो ये गाइडलाइंस का रिलीज़ करने का जो ये अवसर है, जिसको हमने कहा है कि सेफ वर्क प्लेस गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री, ये जो अवसर है ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न नहीं हुआ है। आज हमारा कार्यक्रम वास्तव में शुरू हुआ है और देश के करोड़ों मजदूरों को, देश के करोड़ों जो हमारी हज़ारों लाखों की तादाद में इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें कैसे हम सबकी सुरक्षा करेंगे, इसके लिए किस प्रकार से एक एक मजदूर भाई को हम ट्रेन करेंगे, किस प्रकार से एक एक इंडस्ट्री के अंदर उसके मालिक को प्रेरित करेंगे कि वो इनको पूरी गंभीरता के साथ पालन करे, उसके लिए वो कोऑपरेट करे। ट्रेड यूनियंस को किस प्रकार से शिक्षित करेंगे। अगर ट्रेड यूनियन के लीडर्स को संतोष गंगवार जी ने अच्छी तरीके से मोटिवेट कर दिया और मैं जानता हूं कि उनके अंदर इसकी क्षमता है, उनके अंदर जनता के भावनाओं को समझने की, जनता की भावनाओं को आदर करने की योग्यता है। उसी के कारण उन्होंने 8-10 चुनाव लोकसभा के लगातार अपने क्षेत्र से जीते हैं और वो अगर इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि आने वाले समय में हम जो ये कोविड अनुरूप बिहेवियर है इसको देश में आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें और विशेषकर आने वाले फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए, विंटर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे को इस संदर्भ में और ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंत्रालय के और हम सब आपके सहयोग के लिए हर तरीके से हर समय पर हाजिर हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग भी जीतेंगे और देश में एक भी मजदूर भाई हम लोगों की किसी भी प्रकार की कमी के कारण वो कोविड से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अगर प्रभावित दुर्भाग्य से हो भी जाए तो कम से कम वो मृत्यु का शिकार नहीं होना चाहिए। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, ये हम सबका सपना भी होना चाहिए और इसी दिशा के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इसके लिए भगवान का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः संतोष गंगवार जी का, अनुराधा जी का, हीरालाल जी का, आपका सबका
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी इस पुनीत अवसर का सहभागी बनने का सौभाग्य दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।